बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जियोग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 और आज हम हैं पेज नंबर 31 पे। जो टॉपिक आज हम करेंगे वो 2.3 क्लाइमेट चेंज कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स कि क्लाइमेट चेंज जब हो जाता है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसके इम्पैक्ट यानी जो ह्यूमन लाइफ है उस पे असरात क्या आते हैं। सो हम क्वेश्चन यूं भी कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड गिव एग्जांपल्स। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। या मैं स्क्रीन के ऊपर आपको 2 से 3 4 5 ऑप्शन कौन कौन सी टाइप की हो सकती है जो हमें इस पैराग्राफ की रीडिंग के अंदर क्लियर हो जाएंगी, और वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में होने चाहिए कि ये इससे पैदा किए जा सकते हैं, इनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। सो टॉपिक को हम शुरू करते हैं। बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो होता है वो किसी भी एक रीजन के अंदर एक मौसम का तब्दील हो जाना और उसकी कुछ स्पेसिफिक या आप यूं कह लें कि अनयूजुअल कुछ कॉजेज होती हैं, कुछ चेंजिंग जिसकी वजह से हो रहा होता है, और ये हमारी इंसानी जिंदगी पे, ह्यूमन लाइफ पे भी और इकोसिस्टम पे भी कुछ इम्पैक्ट डाल रहा होता है। एयर वाटर एंड हीट मेक अप द वेदर कि हवा से, पानी से और हीट से मतलब सूरज के तरफ से जो निकलने वाली जो हवा, जो जो रोशनी है, उसके जरिए ये वेदर बन रहा होता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स कि मुख्तलिफ तरीके से जब ये तीनों एलिमेंट जो हैं इनका ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, रिजल्ट अ वेरीड वेदर फॉर्म के मुख्तलिफ किस्म के वेदर बनते हैं। अब मान लें कि किसी इलाके के अंदर हीट का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ गया, वाटर का कम हो गया, तो क्या होएगा? गर्मी हो जाएगी। अगर किसी एरिया में पानी का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ गया, हीट का कम हो गया, तो वहां पे मौसम और चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट की डेफिनेशन को। ये हमारे इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर भी मैंने आपको रिवाइज किया था कि क्लाइमेट बेसिकली होता क्या है। लेकिन क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म अल्टरनेशंस कि ये एक लंबे अरसे तक के लिए एक तब्दीली होती है इन टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स के टेम्परेचर में, दर्जा हरारत में, और किसमें? वेदर पैटर्न के अंदर। अब वेदर का पैटर्न क्या होता है जी? वेदर का पैटर्न ये भाई कि सर्दियां आ गई, गर्मियां आ गई और स्प्रिंग सीजन आ गया, ऑटम आ गया। ये जो पैटर्न है कि सर्दियां और गर्मियों के आने का जो पैटर्न है वो वेदर पैटर्न कहलाएगा। अब इस वेदर पैटर्न में चेंजिंग आ जाए या टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाए और ये एक लंबे अरसे तक रहे, इसे हम क्लाइमेट बोलेंगे। These changes can be due to the natural factor और human factors कि ये जो तब्दीली है, मौसम के ज्यादा अरसे के लिए तब्दील हो जाना या वेदर पैटर्न का तब्दील हो जाना, इसमें ये नेचुरल भी हो सकती है और ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या आ सकती हैं? देखें, ग्रीन हाउस गैसेज और डिफॉरेस्ट्रेशन, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या बहुत कुछ आएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी आती हैं, अदर कॉजेज भी आती हैं। नेचुरल के अंदर भी आपने देखा कि वो साइक्लोन्स हैं, डस्ट स्टॉर्म्स हैं, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, ये सब इसी के अंदर आएंगे। सो आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द 80s यानी 19वीं सदी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल रहे थे, जब एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म ईजाद हो गई थी, तो मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। सो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये ज्यादातर जुड़ गया ह्यूमन एक्टिविटीज से कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और इंसान की ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ी, सो जो क्लाइमेट चेंज है ये इंसान की उन एक्टिविटीज के साथ अटैच हो गया, लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स which produce greenhouse gases and trap more heat than the needed of the living organism earth कि ये फॉसल फ्यूल्स का यूज हो जाना, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ जाना। ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से हो रहे होते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो कौन कौन से इफेक्ट आ गए भाई? लैंड पोल्यूशन भी बढ़ गई और इसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी बढ़ गया और इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन भी बढ़ गई, नॉइज पोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस हो गई, और इसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन्होंने इंसान के इस अर्थ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया।
इससे भी ये भी एक कॉज है। अब कॉज में आप यूं समझें कि ये हमारे पास नंबर 1 कॉज हो गई है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये हमारी फर्स्ट कॉज है। अच्छा, इंक्रीज द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रेफर टू द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग हम कहेंगे कि अगर किसी एरिया का ओवरऑल अगर किसी एरिया का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कॉल करते हैं। द ग्लोबल वार्मिंग इज अ सेवरल डिटर्मिनेंटल इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट के ये बहुत सारे असरात छोड़ता है उसके ऊपर उस पे क्लाइमेट पे जो वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट है। अब डिटर्मिनेंटल इफेक्ट्स कहते हैं नुकसानदेह असरात पे, अच्छे असरात नहीं, नुकसान वाले जो असरात होते हैं। इट में ऑल्सो भी लिंक्ड टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और ये जुड़ा हुआ है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ भी। व्हेन द अर्थ क्लाइमेट वार्म, और जब अर्थ क्लाइमेट गर्म होएगा, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स मे बी एक्सपेक्टेड द हैपन ऑफ मोर ऑफन, कि वो ज्यादा तूफान आएंगे। warm air causes more wind to blow, more evaporation take place due to the resulting thunderstorms। और जब हवा गर्म होती है वो ऊपर उठती है, देन उसकी जगह लेने के लिए जो हवा आएगी उसकी स्पीड में तेजी आएगी, इवापोरेशन लाइक टेक प्लेस होंगे, और क्या होएगा, थंडरस्टॉर्म्स आएंगे, यानी तूफान आते हैं। Tornadoes and blizzards are expected to the powerful than usual. Tornadoes and blizzards are expected to be more powerful and unusual। ऐसी सारी सूरत हाल में जो टॉर्नेडोज हैं, टॉर्नेडो बेसिकली एक इसकी डेफिनेशन अगर हम करें, बहुत तेज वेलोसिटी से रोटेशन का होना किसी चीज, और वो कॉलम वाइज होना, कॉलम वाइज जमीन के साथ से आसमान की तरफ वो एक बगोला होते रहना, घूमते रहना, तो क्या है वो कह रहेगा टॉर्नेडोज। और जो ब्लेजर्ड्स हैं ये बर्फानी तूफान होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तेज बर्फानी इलाकों के अंदर हवाएं चल रही होती हैं और ये अनयूजुअल हो जाती हैं। एक्स्ट्रा हीट ऑफ ओशियन रिजल्ट द बिगर साइक्लोन हैविक ऑन द कोस्ट। हैविक मतलब तबाही फैला देती है ना ये कोस्ट के ऊपर, जैसे सुनामी आ जाता है, पानी के बहुत बड़े सैलाब आ जाते हैं, कई फुट कई मीटर बड़ी बड़ी वेव लहरें आना शुरू हो जाती हैं। Extratropical cyclone while moving away from the equator and the tropics transport heat and the moisture। अब ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये इक्वेटर से ट्रॉपिक, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं उस हीट को और उस मॉइस्चराइजर को, यानी उस नमी को, और ये 2000 किलोमीटर तक ले जाते हैं। मतलब ये लाजमी नहीं कि ये उसी इलाके की उस हैबिटेट तक रहते हैं, ये बल्कि ये ट्रेवल डिस्टेंस करते हैं अप टू 2000 किलोमीटर तक, एंड मोर देन नैरो चैनल कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिवर्स। और इसे हम बोलेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स बन जाते हैं। These rivers change the cloud and cause the intense rain and snow on the coastal areas। और इनसे कोस्टल एरियाज पे बहुत ज्यादा इंटेंस किस्म की रेन यानी शदीद बारिश होती है, शदीद ज़ालाबारी होती है, और जिसकी वजह से हालात काफी तब्दील हो जाते हैं। द रेन इन कंसिडर्ड इंटेंस, कि जो बारिश है उसे हम उस वक्त इंटेंस कंसीडर करेंगे, शदीद या शिद्दत कंसीडर करेंगे, या खतरनाक हम बोलेंगे जब, या वायलेंट यानी वो तबाहकार तब बोलेंगे व्हेन इट एक्सीड्स 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन एन आवर, कि 1 घंटे में अगर ये 5 सेंटीमीटर का लेवल एक्सीड कर जाती है। ला रियूनियन, an island of the southern Indian Ocean, received 1.8 meter of rain in 2 days। यानी 2 दिनों के अंदर इसने 1.8 मीटर तक जो रेन है वो बारिश यहां पे हुई। साइक्लोन डैनिजी क्रॉस्ड ओवर द 1966, यानी 1996 के अंदर ये रिजल्ट रहा है। एक्सट्रीम रेनफॉल कॉजेज रिस्क ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, कि ये अब आ जाते हैं हम इसके इम्पैक्ट की तरफ। अब कॉजेज हमने पढ़ ली, देखिए कॉजेज में एक हमने ग्रीन हाउस का पढ़ लिया, डिफॉरेस्ट्रेशन भी इसी में आ गई, और इसके अलावा जो बर्निंग फॉसल फ्यूल्स हैं वो आगे
इसका प्रोसेस हमने पढ़ लिया, टॉर्नेडोज का, एटमॉस्फेरिक रिवर्स का, या दूसरा हमने इसकी हीट वेव्स का या कूल्ड वेव्स का हमने पढ़ लिया। अब इसका हमारी नेचुरल लाइफ के ऊपर इंपैक्ट क्या आता है कि ये इंसान की जिंदगी के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। इन्वायरमेंटल ऑफ इकोनॉमी इफेक्ट रीजन के उस एरिया का, उस रीजन की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब कर देते हैं और इन्वायरमेंट को भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं। इट में ऑल्सो कॉज फ्लैश फ्लडिंग, बहुत तेज इसमें फ्लड आते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, destruction of infrastructure and farmlands, loss of the livestock, destruction of the forest leading to the soil erosion। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, मतलब सड़कें, जो रोड्स हैं, जो ट्रेन का निजाम है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो मतलब जो लैंडफॉर्म के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने लगाया होता है, अब इन हैवी फ्लडेड की वजह से वो खत्म हो जाता है। लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचता है, इसके साथ साथ जंगलात को नुकसान पहुंचता है। और क्या होता है कि हमारी जो सॉइल की जो ऊपर वाली जो सिल्ट होती है, जो बड़ी जरखेज होती है, वो भी उससे खत्म हो जाती है। द वेदर पैटर्न दैट ब्रिंग रेन आर कॉन्स्टेंटली चेंज इन द ह्यूमन एक्टिविटीज, कि वो वेदर पैटर्न जो हमारे लिए आसानी का बायस होते हैं, इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो अक्सर चेंज होते हैं और ये हमारे क्लाइमेट को भी चेंज कर देता है। लेक ऑफ रेन यानी बारिश की कमी हो जाती है, इसके साथ साथ हीट वेव्स आ जाती हैं और डिफरेंट किस्म के जो सीवर ड्रॉट्स हैं वो पैदा हो जाते हैं।